Assalamu alaikum warahmatullah. वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट चैनल। मेरा नाम अली ख़ान है और इस पॉडकास्ट का मकसद जो है आपके पास उन पर्सनालिटीज़ से मुतारफ़ करवाना जिन्होंने आपके फ्यूचर के लिए बेतहाशा खिदमत जो है वो प्रोवाइड की है, जो कि होता है आपका उस्ताद। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम डिफरेंट आपके उस्ताद को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनके लाइफ के जर्नी के वाक़यात सुनेंगे और उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने किस किस एक्सपीरियंस के साथ अपने टीचिंग को बेहतरीन किया। उन्हीं में से एक पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है, वकास अहमद साहब। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, हाँ वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रिकना साहब आपका इतने प्यारे अल्फाज बोलने के लिए। सर, आप क्या माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस है और आपको करोड़ पेश भी तकरीबन 20 साल का अरसा हो चुका है तालीमी अदारे में, तो क्या आपने बचपन से ही सोचा था कि आप टीचर बनेंगे? नहीं अरे खान साहब, मेरा जो एक्सपीरियंस आपने बताया कि 20 साल का है, इसे थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँ तो एक्सपीरियंस मेरा 20 साल का नहीं है, बल्कि मैंने 99 से प्रोफेशनल टीचिंग में कदम रखा था, जिससे अगर मैं अभी काउंट करूँ तो तकरीबन 26 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस हो जाता है। इसमें आपने कहा कि अब बाय चॉइस आपने प्रोफेशन को अडॉप्ट किया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। 99 में मैंने एक बैचलर डिग्री के लिए एडमिशन लिया। उस डिग्री को मुकम्मल करने के लिए कोई और सोर्स नहीं थे इनकम के, तो मुझे बाय चॉइस नहीं आना पड़ा। मैंने कोई चॉइस नहीं की थी इसकी, मैं स्कूल से टीचिंग का आगाज़ कर लिया और वो जितनी भी उससे सैलरी अर्न हो रही थी वो सारी मेरी मेरे जो कॉलेज चैनल से मैंने शुरू किया था, उसी में मैं जो है ना उस पे ही दे जाएगा। सर, आपकी एज क्या होगी जब आपने फर्स्ट टाइम क्लास में कदम रखा एज अ टीचर, और वो कौन सा जहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम टीचिंग का आगाज? जस्ट 18 टू 19 ईयर्स ओल्ड था मैंने इंटर क्लियर किया था और उसके बाद मैंने जो पहला जो मैंने अदारा जिसे ज्वाइन किया था वो बीइंग ने टाउन पब्लिक स्कूल के नाम से था। मैडम अस्मा क़य्यूम सलाम का टीचिंग बहुत ही नाइस लेडी थी, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत ही प्यारी बातें सिखाई। उस उन एक्सपीरियंसेस को लेके मैं आज तक अपने साथ लेके चल रहा होता हूँ, जिसमें सबसे बेहतर जो उन्होंने बहुत ही बेहतर बात मुझे पहले दिन ही कही कि आप जब अपनी क्लास में जाओ कि अपने इमोशंस पे आपने खुद कंट्रोल करना है। क्योंकि आप जब क्लास में जाके कहोगे कि मैं उस दौर में बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहा था, 99 में बिल्कुल नया था। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई सही था एजुकेशन की फील्ड में। तो आप जब जाके क्लास में कहोगे तो आप उनकी हीरो बन जाओगे। सर, जाते होते इंसर क्लास में जाते हैं, ठीक है, जैसा आप बता रहे थे उस टाइम में कंप्यूटर बिल्कुल न्यू था, 1999 में पेंटियम सीरीज। तो क्या आप फर्स्ट ईयर जब गए थे, बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाया तो आपको घबराहट भी थी? डेफिनेटली क्यों बात हुई थी। किस टाइप की थी मी के एक चीज टीचर को आता कि मुझे सब कुछ आता है, या फर्स्ट टाइम के बहुत से बच्चों को अटेंडेंस फेस करना? मैंने आपको अर्ज किया ना कि मैं कोई ट्रेन टीचर नहीं था, जस्ट 18 टू 19 ईयर ओल्ड था। क्लास में भेजा गया, क्लास में गए गए कुछ स्कूल की जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि होनी चाहिए थी, इस तरह के टीचर चाहिए थे, कुछ मेरी थी, तो दोनों की ज़रूरियात पूरी हो गई। तो डेफिनेटली इसी यंग एज में आप एक क्लास में रहें, 30 टू 40 की क्लास, और स्पेशली वो गर्ल्स की, और बीइंग अ मेल मेंबर, आपकी एज कैप बिल्कुल ही थोड़ा हो। यानी कि मैं 18 टू 19 ईयर्स ओल्ड था और मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठी हुई थी उनकी हार्डली एज 14 टू 15 ईयर्स थी। तो वो गैप जो था वो इतना थोड़ा था कि उसका प्रेशर डेफिनेटली था। पढ़ाया कभी नहीं हुआ था, तो एक प्रेशर के साथ ही मैं क्लास के अंदर गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त के साथ और उसी प्रेशर ने ही बिल्ड कि मैंने जिस तरह आपको कहा, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेडेड मैंने अस्मा जो युग थी, वो अल्लाह ताला उन्हें ज़ेहत थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया, बहुत टिप्स दी। उन्हीं टिप्स को लेके तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अगला जो है वो सफ़र मैंने जारी किया। पैरा लेक्चर आपका क्या मौजू पे था? मी क्या आपने किस सब्जेक्ट को चूज किया? मैथ को ही किया या कंप्यूटर साइंस को? आई थिंक उस था कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं था। मैंने किया, मैं पढ़ाने वहाँ पे मैथमेटिक्स ही था, लेकिन क्योंकि उस दौर में मल्टी सब्जेक्ट टीचर्स को रखा जाता था, तो मैंने फिर वहाँ पे क्या मैथमेटिक्स भी पढ़ाया
मैंने बायोलॉजी भी पढ़ाई, मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ाई और शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, पढ़ाना आता ही नहीं था जैसा मैंने आपको कहा और जिन लोगों को मैंने रिप्लेस किया था वो बहुत ही मंझे हुए टीचर्स थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स थे। बच्चों ने एक दिन ऐसा भी आया कि मैं ब्रेक टाइम से वापस आ रहा था, बच्चियाँ सब की सब जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रही थी और मुझे रास्ते में उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा बोलिए कि आपका लेक्चर है मेरे साथ, वो कहती हमें नहीं आपसे पढ़ना। रीज़न? विशेष ये कि मुझे पढ़ाना ही नहीं आ रहा था, मुझे उन्हें टैकल करना ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं हुआ था और वो चली गई बच्चियाँ। उसके बाद मैं मैडम के पास, मैडम ने बुलवाया और मैडम ने एक ही बात समझाई कि आप टीचर हो, नॉलेज आपके पास है, उन्होंने सीखना है, डिलीवर आपसे कैसे करना है ये स्किल आपने डेवलप कर। सब सब सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि जब आप गए क्लास में, तो क्या फेस करने को आया आपको चैलेंज? और ये आप कभी आप ऐसा हो किसी बच्चे ने तंज़िया अंदाज़ में या तंग करने की नौबत में कोई सवाल किया हो, फिर उसने ख्वाहिश में तो स्टार्टिंग तो बहुत ज़्यादा था, जिसमें मैंने आपको अर्ज़ किया कि बच्चे जो थे वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे मेरी टीचिंग को। क्योंकि मैंने हो जाता है ना कि एक एक न्यू टीचर को अडॉप्ट करना बच्चे रहते हैं कंपैरिजन करते हैं। नया टीचर जो होता है उसे तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता, लेकिन कि एक टीचर ही नया हो, जिसने प्रोफेशन ही नया चूज किया कर रहा हो, उसे डाइजेस्ट करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। उन तमाम बच्चों को भी जिन्होंने वैसे पहले पहले पढ़ा उन्होंने मुझे टीचर बनाया। अगर मैं अपनी कामयाबी या जितनी मैंने टीचिंग लाइफ में अगर कोई कामयाबी हासिल की है तो मैं अगर क्रेडिट देना चाहूँ तो एक्चुअली मैं उन पहले स्टूडेंट्स को दूंगा क्रेडिट जिन्होंने सब मुझे जो है एक्सेप्ट किया। गो के मैंने फिर बाद में बहुत मेहनत की, सारी सारी रात जाग के मैंने उनके लेक्चर प्रिपेयर किए। इवन मैंने आपको अर्ज किया कि मैं बायोलॉजी का मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था, मैंने इंटर में की बायोलॉजी पढ़ी थी कि मैथ्स में कहीं पढ़ी थी, लेकिन उस स्कूल की डिमांड थी कि आपने तमाम साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाने। उस दौर में नहीं होते थे, तो मुझे तो सारी सारी रात जाग के उसके बायो के नोट्स और उनके पास और फिर टर्म्स याद थे। आपको ये बताए कि बायो की टर्म्स जो है वो बोलना ही लफज बोलना जो है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़े बड़े बहुत डेफिनेट। और उस दौर में मीडियम में हमारा उर्दू होता था और उन्हें लिखना बोर्ड पे माइटोकॉन्ड्रिया को उर्दू में ही देखना, उसके लिए मेरे 10 साल प्रैक्टिस करनी पड़ता। उस टाइम में कोई भी एआई नहीं था जैसा तो मैं आपको अर्ज करता हूँ कि जब बच्चों से मैंने पूछा कि आपके जो सीनियर टीचर जो बाज़ बच्चे जिनसे उस दौर में भी अकेडमीज़ का दौर अभी शुरू ही हुआ था, तो बच्चों से पता चला कि टीचर जो हैं वो जी नोट्स से याद करवाते हैं। अब मुझे बायोलॉजी का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, तो मैं गया एक बुक शॉप पे, उस बुक शॉप वाले को मैंने कहा कि जी उस बुक शॉप को मैंने कहा कि जो बूस्ट हैवी बुक्स होती हैं, जो कि मेरे साथ खरीदी हैं, लेकिन डेफ़िनेटली वो किसी उस्ताद ने दी थी, लेकिन वो मटेरियल किसी बच्चे तक भी पहुँचा हुआ था। मैं पता नहीं क कैसी वो छोटे से माइंड में 80 टू 90 ईयर्स ओल्ड बॉय के माइंड में कहाँ से वो ख़्याल आया कि मुझे वो बुक्स खरीदनी चाहिए, जिनको अप्रोच नहीं कोई कर सका उनको। मैंने जाके कुछ 4-5 बुक्स पिक की, उन्हें सुबह बैठ के रटना, रट के बच्चों को जाके जो है उनके नोट्स तैयार करवा देने। क्योंकि उस दौर में कोई इतना कॉन्सेप्ट का दौर ही था। ज़्यादा अभी तो वो क्राइमी का जो दौर चल रहा है, वैसे सब चल रहा है, लेकिन तब बहुत ही रहा था। बच्चों में थोड़ा-सा जानना पड़ता था, लेकिन वो किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके आगे बच्चों ने एक्सेप्ट किया और उन्हें मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ कि अभी मैं जो है इस मुकाम पे हूँ, उन बच्चों की बदौलत ही है। सर, वक्त के साथ साथ आपने अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या चेंज की? जैसे आपने अभी स्कूल में अपनी इब्तिदा की, उसके बाद आपने मल्टीपल स्कूल आपने टीच किया है, फिर हम कॉलेजेस में आए, तो आपने क्या अपडेट किया? जैसे कि जब भी स्टूडेंट से हमें पता है हमारे फीडबैक स्टूडेंट देते हैं, तो स्टूडेंट से पता लगता है कि ये चीज़ मेरे टीचिंग में अपग्रेड होनी चाहिए, तो आपने क्या स्ट्रेटजी चूज़ की थी उस दौरान? और अब उस तरह जैसा मैंने अभी आपको कहा कि वो जो दौर था, उस दौर में बच्चों को कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं थी, ना तो उनका पेपर पैटर्न कॉन्सेप्चुअल होता था, ना बच्चे की डिमांड होती थी कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो। उस बच्चे को जितना जो है आप नॉलेज दे देते थे, वो बच्चा उसे तैयार कर लेता था। फिर मैंने आपको इतना बताया कि मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन वो जो दौर था पाकिस्तान में कंप्यूटर एजुकेशन का बिल्कुल न्यू दौर था।
बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा शऊर भी नहीं था ऐसा। शौर शौर की तो एक बात अलग थी, लेकिन बाहर फ्रॉड बहुत हो रहे थे। कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर मैंने अपनी तरफ से बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेने की कोशिश की। एक कॉलेज में गया, पता चला कि वो 6 साल में पढ़ने के बाद पता चला ये तो एपिलेटरी की यूनिवर्सिटी के साथ। फिर कुछ 6 महीने के बाद दोबारा जब एडमिशन ओपन हुए, एक और कॉलेज भी गए, फादर साहब ने पूरा उनका रजिस्ट्रेशन लेटर पढ़ा, वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लेटर भी चेक करवा दिया। लेकिन फिर पता चला एट द एंड कोई साल 1.5 साल के बाद कि जी ये भी एफिडेविट नहीं था। एक लोकल उनकी तरफ से मिल गई मुझे, कुछ नॉलेज भी मिला मुझे, नो डाउट। और लेकिन उस नॉलेज और उस डिग्री को लेके जब मैं निकला जॉब के लिए, तो जितना मैं अर्न कर रहा था अपनी टीचिंग से, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। ओके, क्योंकि एक तो वो डिग्री जो थी जो और नॉलेज जो मुझे मिला हुआ था वो ये होगा, सारा कुछ भी नहीं था आपका। तब वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मेरे अंदर स्किप जो डेवलप हुआ है, वो डेवलप हुआ है टीचिंग का, और मुझे इस प्रोफेशन में आगे जाना चाहिए। लेकिन तो फील हुआ कि मेरे अंदर एक टीचर अब वो पनप चुका है, और बच्चे मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट मुझे एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हुए हैं। और अगर मैं इस पीरियड के अंदर रहूँगा तो मैं बहुत आगे चला जाऊँगा, बजाय इसके कि मैं अब दोबारा कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई और टाइम रखूँ, क्योंकि मैं 2 से 3 साल लगा चुका हुआ था डेवलपिंग चीज़। लेकिन उस टाइम में मुझे आया कि अगर मुझे टीचिंग के अंदर रहना है, तो जो मैं बच्चों को रटे रखवा रहा हूँ, जो बिल्कुल गलत है। मुझे अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा, अपनी जो फ़ील्ड है, उसके अंदर मुझे कन्फाइंड होना पड़ेगा कि किसी एक सब्जेक्ट की तरफ मैं जाऊँ, ना कि ये मल्टीपल जो पकड़ के मैंने वो बिल्कुल गलत था। वो गलत था, एक बुक्स उठाई, बच्चों को मैंने कहा ना कि वो स्कूल की भी डिमांड थी और मेरी ही, लेकिन उस समय जो टीचर बना दी। तब लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि थोड़ी-सी एज भी हुई, पता चला कि नहीं, अभी ना रात को जो है वो कन्फाइन किया जाए, डिफाइन किया जाए। तो मैंने जो है फिर मुझे लगा कि मैंने इस फील्ड के अंदर आगे निकलना है, तो मुझे डिग्री की ज़रूरत है। फिर मैंने घर की बहुत ज़्यादा ऑफ़ेंस के बावजूद, मेरे फादर की बहुत ज़्यादा स्ट्राइक के बावजूद कि नहीं, अब आपको आपने डिग्री ले ली, इसी के अंदर तो मैंने उनकी बेतहाशा ट्राई के बावजूद जो है मैंने बीएससी के अंदर एडमिशन लिया। फिर मैंने बीएससी की। बीएससी के बाद मुझे आया कि मुझे किसी एक सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए, तो मेरे बहुत ही मोहतरम उस्ताद शाहिद साहब, जिन्हें मैं अपना मेंटोर समझता हूँ, कि उन्होंने ही मुझे मैथ्स समझा दिया। तो उनसे मैंने पूछ के, तो फिर बाद में मैंने सोचा कि अब मैं मैथ्स की तरफ जाऊँ, और फिर मैंने मैथ्स के एमएससी मैथ्स के अंदर एडमिशन ले लिया। तो उसने एक्चुअल में थी, उससे वो जब मैंने डिफाइन कर लिया अपने आप को कि एक ही सब्जेक्ट की तरफ जाना है मुझे, तो सर कफ चेंज किया। से इसके बाद अभी माशाल्लाह आप एट अ टाइम 3 से 4 नंबर इसके प्रिंसिपल आप उन्हें लीड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट ज़्यादा आसान है या टीचिंग? आप एक्सपीरियंस क्या कहते हैं इस मौजूद पर कि एक अच्छा मैनेजर जो है वो अच्छा टीचर हो सकता है? अ, बिल्कुल, एक अच्छा टीचर मैनेजर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी जो कि बहुत अच्छे टीचर्स ने मैनेजमेंट की तरफ रुख किया, लेकिन नहीं चल सके। बहुत अच्छे टीचर्स ने अपने इदारे ज़रूर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चल सके हैं। सर रीज़न क्या है? अगर आप कुछ एक दोनों डिफरेंट थी, दोनों ठीक। देखिए, एक आर्ट है और मैनेजमेंट जो है वो एक डिफरेंट ही साइंस है। पे डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे। मैनेजमेंट जो है वो डेफिनेटली डिपेंड करती है, आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, टीचिंग आपके नॉलेज स्किल्स उसमें पहुँच में आ जाती हैं। मैनेजमेंट जो है वो आपके सिर्फ ज़्यादातर आपको एक्सपीरियंस से ज़्यादा पता चलता है। डेफिनेटली पीछे अगर आपके पास 2 डिग्रीज़ है मैनेजमेंट की, तो आपको वर्कआउट ज़रूर करती है, लेकिन मैनेजमेंट अगर आपने अब सीखी है, एक्सपीरियंस नहीं है डिफरेंट जगहों से, व्हाट्सएप को आपने किसी भी तरह की मैनेजमेंट है, तो आप उसमें एक्सेल कर जाएँगे। लेकिन जो टीचिंग है, वो एक आर्ट है, और मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टीचिंग मुझे बहुत आसान, और टीचिंग बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय मैंने किया है, और मैंने मैंने अपने साथ बहुत से उस्ताद ऐसे देखे हैं,
जो कि बहुत ज़्यादा एन्जॉय करके कर रहे थे अपनी इस फ़िल्म को। और जिन्होंने एन्जॉय किया वो फिर उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो कितनी देर तक भी चीख करते क्या, वो पूरा-पूरा दिन भी चीख कर जाते थे, उन्हें नहीं पता चलता था। तो एक जो मसला आप अभी पॉडकास्ट कर रही है, ठीक है? आपने पॉडकास्ट चलानी है, आपने देखना है कि कितने लोगों ने इसे लाइक किया है, क्या इसके व्यूज़ आए हैं, सारा कुछ है। तो एक टीचर जो होता है, उसकी ऑडियंस उसके स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स किस तरह का व्यू देती हैं, किसी बच्चे ने कह दिया सब बहुत अच्छी समझ गई है, और यही कॉम्प्लीमेंट एक टीचर के लिए। सही सर। तो आप एज़ अ प्रिंसिपल जब आपके पास कोई टीचर आता है जो के हवाले से, तो आप किस बेस पे उसे जज करते हैं? मोस्टली आपके बारे में मार्केट में बड़ा मशहूर है कि जो आपकी टीम होती है, वो माशाल्लाह बड़ी यूनिक होती है, लॉन्ग टाइम से चलती है और मोस्टली फ्रेशर्स आपके पास आते हैं। तो क्या रीज़न है आपके जजमेंट के पैरामीटर्स क्या हैं? चैनल के पैरामीटर्स डेफिनेटली कुछ तो बड़े कॉमन पैरामीटर्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई भी एम्प्लॉय आप हायर करती हैं, उसमें डेफिनेटली आपके उनके स्किल देखते हैं, आप उनके एजुकेशन को देख रहे होते हैं। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ एक उस्ताद को पढ़ने के लिए कि उस्ताद कितना फ्लेक्सिबल कितना है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें बातों को डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एक क्लास के अंदर भरी क्लास में कोई भी बच्चा कुछ भी कह सकता है, किसी भी टाइम, और हर तरह जो एक्सप्रेशंस हैं और हर तरह की जो भी बात उस तरफ आए, वो उसके अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हर बात को वो डाइजेस्ट कर जाए। ना कि वो अगर वो एग्रेशन और एंगर शो कर गया क्लास के अंदर, तो हो सकता है कि वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो लूज़ कर जाए, और क्लास जो है की कहीं चली जाए। और वैसे भी जब मैंने आपको कहा ना कि मेरे मेंटोर हैं टीचर मेरे शाहिद साहब, जब मैंने शुरू किया था टीच करना एक अदारे में, जहाँ पे अभी मैं, जहाँ से अभी आप मुझे लेके आए हैं हालत में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि विकास जो है ना, टीचर को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर उसके पेट में हाथ डाला जाए तो आर बार हो जाए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, वो अगर कोई भी बात आपको कहता है, तो ये नहीं कि आपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे देना और निकल जाओ बाहर, तो ये हो जाएगा, तो फिर इसकी क्रैश आपने उसे डाइजेस्ट करना है, और उसके बाद आपने उसे सोच के और उसका फिर जवाब देना है आपने। सो ज़्यादातर जो आप जो क्वेश्चन था कि आप जो टीचर को अगर अ, परखती हैं, वो किस बेस पे परखते हैं कि टीचर में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, डाइजेस्ट कितना करती है, ऐसी है। फिर बाद में आपने कहा कि वो लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थे, मतलब माशाल्लाह आप मेरे साथ, हम लोग के 6-7 साथी से एक-दूसरे को जान रहे हैं। मेरे पास कई ऐसे उस्ताद हैं जो मेरे साथ तकरीबन पिछले 15-15, 16 से को साल से है, या फिर आपके साथ भी शायद मेरे से खुद, तो वो मेरे से 16 साल ऐसे हैं। तो बस सिर्फ ये है कि आप बीइंग अ बॉस, आप हर वक़्त बॉसी बिहेवियर ना रखिए। अगर आप हर वक़्त बॉसी बिहेवियर रखेंगे, तो फासला ज़्यादा हो जाएगा। फासला होना चाहिए बिटवीन बॉस एक सब और उसके सबऑर्डिनेट के दरमियान फासला ज़रूर होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। लोग आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स आके डिस्कस करें, जब वो आपके साथ प्रॉब्लम आके डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो गैप कम रहेगा। गैप कम रहेगा तो लोग आपके करीब ज़्यादा रहेंगे, जब करीब ज़्यादा रहेंगे तो टीम एक डेवलप रहेगी, और वो फिर आपको छोड़ के नहीं जाएगी। सर एक सवाल है कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं जिनको हम कहते हैं ओल्ड स्कूल टीचर, वो ज़्यादा क्लास को मैनेज अच्छी तरीके से कर लेते हैं या फ्रेशर? अ, आप सिनेरियो डिफरेंट हो गया हुआ है। जो ओवर आप जिन्हें इन टर्म्स ऑफ आप उससे एज के फैक्टर में कह लें या थॉट्स के फैक्टर्स में कह रहे हैं, अ, उनमें मैंने अभी जो आपको कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, ठीक है। अ, जो टीचिंग प्रोफेशन आज से 15 साल पहले जो था, वो कुछ और था, आज कुछ और हो चुका। आज आपकी जो जनरेशन है, जनरेशन जी जनरेशन, वो उस अ, ना तो फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, वो किसी की बात को डाइजेस्ट नहीं कर रही होती हैं, और अगर ये भी मोमेंटली वो नहीं किसी की बात को डाइजेस्ट कर रही है, तो आपने अगर आप रिजिड है,
और अब और थॉट्स के ऊपर चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो मैं अब मेरे पास बहुत ही अच्छी एक एग्जांपल है, उन्हें आप भी जानते हैं। बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत ही अच्छे उस्ताद हैं वो हमारे साथ। एक बोडिया में पढ़ा रहे थे, अलाम में भी पढ़ा रहे थे, लेकिन और उस्ताद बहुत अच्छे थे, लेकिन वो और थॉट्स के थे। तो कुछ जो स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो उससे खाइफ रहते हैं। मैं कई कह रही हूँ सब पर नॉलेज भी मास्टर की वक्त वो बहुत ज़्यादा, यहाँ सकूल करने बैठे तो माशाल्लाह उनके जो कह रहे कि नजरियात हैं अकॉर्डिंग टू टीचर, वो कहते हैं टीचर की डिग्निटी होनी चाहिए। बिल्कुल स्टूडेंट ऑन से वो और जो आपको जो वो कोर्स को लो स्कूल ऑफ स्टार्ट जो आप जिस पे बात कर रहे हैं वो उसने थे। अब वो उन स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम रह गई जो उन और 4 साल स्कूल के टीचर्स को रहना पसंद किया करते थे। अब जो है वो चीज हो गया, अब जो है वो आपके फ्लेक्सिबल टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टीचर को हम्बल होना चाहिए, बीसक होने की क्वालिटी होती है, बस दूसरा माशाल्लाह आपके अंदर है, ठीक है। तो आप अगर आपको मैं डिफाइन करूँ तो जिस तरह आपने क्लास को लेके चल रहे थे, बच्चों को लेके चल रहे और चल रही होती हैं, हर एक के साथ बड़ी बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब ये बॉन्डिंग का वर्ड जो आपने यूज़ की, बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है कि पहले बॉन्डिंग नहीं है, पहले उस्ताद जो होता था वो उस्ताद टू द पॉइंट बात होता था। अगर एक साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा तो आज के बच्चे को नहीं बढ़ा पाएगा। तो सर माशाल्लाह आप कहते हैं एक्सपीरियंस है, इतना अरसा हो चुका है, तो मैं तो जानता हूँ लेकिन ऑडियंस को बताएं आपने इतने अरसे में किन किन अदारों में पढ़ा है। अरे खान साहब, आपको सुन के हैरत हो कि बल्कि आपकी ऑडियंस में हैरत होगी कि 26 ईयर्स मैंने अपनी लाइफ के दिए हैं इस टीचिंग के शोबे को। और इस 26 ईयर्स में मैंने हार्डली 3 ही अदारे हैं मेजर, जिनमें मैंने थोड़े ओनली 3 हैं। मैंने स्टार्ट किया स्कूल से, मैंने जनाब जैसे हराया आप जिक्र किया, ग्रीन टाउन के इलाके में स्कूल था, अब तो बंद हो चुका। फिर टाउन पब्लिक हाई स्कूल मैं आजमा गई हूँ, मुझसे रन कर रही थी, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। मैं भी उसी प्रदेश दिया को देख ली, और अल्लाह का भी जो भी पता नहीं कि वो हैं कहाँ पे, देखें अगर वो देख रही हो तो डेफिनेटली बहुत खुश हूँ। और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ हैं लाहौर के अंदर, और लोग बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे होते हैं। हर साल हर 6 महीने के बाद चेंज कर जाते हैं, हर सेशन में चेंज ज़्यादा। और मैंने 2005 में एक अदारा किया जिसका नाम अलहम था। अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से लेके 2025 आ गया, मैं उसी इदारे का हिस्सा हूँ और प्राउड फील करता हूँ उस इदारे को। तो मैं अल्टीमेटली उस इदारे की फैमिली का हिस्सा हूँ, और जिसके लिए मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ नुमान साहब जो कि उसके सीईओ हैं, साथ हमाद साहब जिन्होंने मुझे सही तरह याद पड़ता है कि हमाद साहब ने ही मेरी डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड की थी। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। वो एमडी हैं उस अदारे के, कासिम साहब जो कि चेयरमैन है उस अदारे के। तो ये तीनों ही की पर्सन है उस अदारे का। मैं बहुत ज़्यादा वो शुक्रगुजार हूँ इन तीनों बंदों का, कि इतना लॉन्ग लॉन्ग बहुत लॉन्ग और लंबा लंबा अरसा है अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन बहुत ही शानदार वो दूसरा बहुत ही शानदार वो मैंने आज तक जितना भी मैंने उन्होंने सीखा उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मान साहब का रहा, मन डेफिनेटली मान साहब का भी रहा। लेकिन मैं मान साहब का मेरा टाइम बहुत ज़्यादा गुजरा उनसे, मैंने जितनी भी मैंने उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं, इवन सुबह पेपर को स्टेपल करने से लेके क्लासरूम हैंडलिंग तक बिना से बीटी करने का तरीका, हर एक चीज़ मैंने उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। और जो चीज़ें मैंने सीखी हूँ फिर जब मैंने उनसे जाके दूसरे इदारे में उन चीज़ों को यूज़ किया तो अल्लाह ताला ने उधर भी बहुत ज़्यादा कामयाबी दी। तो अल्हम्द के बाद मैंने उन्होंने अलग कॉलेज बनाया, अलग मानता हूँ कि फिर मैं इनसे शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने कहा कॉलेज की भी भागदौड़ मेरे हाथों में दे दी, जिन्हें पे 5-6 साल मैंने उधर सर्व किया। और पहली दफ़ा फिर मैंने अनब से मॉर्निंग में मूव किया और मैं गंगोरिया कॉलेज की तरफ चला गया, और मैंने वहाँ पे फिर अब्दुल कादिर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, नाइस पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छे दोस्त जो कि हुसैन गंगोरिया कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे, अफ्तार साहब उसके प्रिंसिपल साहब थे। तो मैं उन दोनों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे वेलकम बहुत वेलकम किया। और मेरा इंडिया जर्नी स्टार्ट हुआ था कि वहाँ पे एज़ ए प्रिंसिपल नहीं, एज़ ए लेक्चरर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ।
आपके के साथ मेरी भी जी, और हाँ, आप भी मेरे साथ थे। और कुछ ही देर के बाद उस अदारे की बागडोर जो है वो एक नई पर्सनैलिटी के हाथ में बाबर मुनव्वर साहब, और मैं बाबर मुनव्वर साहब पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने फिर मेरी राह ही तब्दील कर दी। वहाँ पे मैं एज़ ए टीचर वहाँ पे जॉब कर रहा था। उन्होंने एक अपना नया अदारा खोला। उन्होंने मुझे पहले उस अदारे की बागडोर मेरे हाथ में दी, और फिर 1 साल 2 साल के बाद उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि बाप देखेंगे ना, फूफा देख के आऊँगा, वो अपने वादे पे कायम रहे। सो उन्होंने फिर मुझे अपना जो मेन जो कैंपस था उसकी भी बागडोर मेरे हाथों में दे दी, और अभी आज तक वो मेरे पास ही है। तो टोटल जो 26 साल हुआ मेरा सफ़र है, मेरे पास 3 ही अज़ानें हैं। एक टाउन पब्लिक है, एक अलहम्द है, और एक जो है वो कंबोडिया कॉलेज है। और तीनों से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, हालाँकि बंद हो गया हुआ है। उसके गेट के सामने से डेली मैं गुज़रता हूँ, और मेरी यादें ताज़ा होती हैं। तो ये 3 नज़ारे थे। सर, अभी आपने ज़िक्र किया 3 ही अदारे हैं। माशाल्लाह 26 ईयर के एक्सपीरियंस में मैं मेरी जो है एक्सपीरियंस अगर मैं काउंट करता हूँ तो बेताशा अकेडमीज़ आती हैं। ठीक है? एक्सपीरियंस इस हवाले से होता है कि बंदा गेन कर रहा होता है। हर अदारे से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। तो जब आप एक प्रिंसिपल की पोस्ट से, एक मैनेजमेंट की पोस्ट से जब आप कंगोडिया में अगस्त 2019 को जब आपने जॉइन किया एज़ अ लेक्चरर, तो सर क्या आपको फ़ील हुआ कि आपने दोबारा जब क्लासरूम का रुख किया, तो आपके क्या तासुरात थे? क्या एक्सपीरियंस थे? मुझे रिहान साहब इस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो हुआ नहीं कि मैंने टीचिंग मेरा पैशन था। जी, टीचिंग मैंने कभी छोड़ी ही नहीं थी। अब हाँ, पिछले तकरीबन 2-3 माह से मैंने छोड़ दी, ये कोर्स आया हुआ है, मैंने कभी छोड़ी ही नहीं थी। मैं प्रिंसिपल भी रहा, मैंने प्रिंसिपलशिप के दौरान भी ढेरों लेक्चर पढ़ाए, क्योंकि मैंने कहा पैशन था। और मैंने आपको जैसा स्टार में पहले कहा कि आपको बहुत ही अंदर से जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आपका स्टूडेंट आपको कहता है कि ठीक है, मुझे ये जो है ना, ये मेरे फेवरेट टीचर, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहा है हमेशा पूरी अपने डीसी कैरियर में, कि स्टूडेंट्स कहें कि हमारी फेवरेट टीचर जो है वो सरफराज हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा, बहुत फीडबैक या फीडबैक मॉडल सेक्शन से आप ये तेल बनाए थे, तो चिल्लाए आप। मुझे जब मैंने स्विच किया फ्रॉम प्रिंसिपल टू लेक्चरशिप, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जनरेट हुई, क्योंकि मैंने कभी भी क्विट नहीं की थी चीज़ें। और जिस तरह मेरा पैशन था टीचिंग, तो मैंने जाके कंबोडिया में बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। वो कि डेफ़िनेटली मैंने एक नई स्ट्रीम थी, एक नई डोमेन थी। जो स्टूडेंट्स की नेचर जो थी वो थोड़ी-सी जे थी। लेकिन मैं इस मौके पे फिर दोबारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता अब्दुल कादर साहब का, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया आपने, क्योंकि मैं उस मोड का नहीं था बंदा कि आपको सेट के फ्रेंड्स आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे मिले वो उनकी साइड ही डिफरेंट थी जिन्हें मैं पढ़ाता हुआ आ रहा था। तो आपने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया, वो आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं अब्दुल कादिर साहब को यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मेंशन करूँगा। साथ हमारे दोस्त, आपके भी दोस्त थे अबू बकर साहब, तो ये मेरे मुझ साथ कोलीग थे मैथमेटिक्स के, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। तो मुझे इतनी मुश्किल इसलिए नहीं पेश आई कि आज जैसे अब्दुल कादिर साहब जैसे, अबू बकर साहब जैसे हो, इमरान राना साहब जैसे को मुझसे जिससे मैं मुलाकात रही मेरी, उन्होंने बहुत ज़्यादा की। सर, आपने बड़े टीचर्स, एक्सपीरियंसेबल पर्सनैलिटी के अंडर और साथ काम किया। तो मुझे ये बताइए कि क्या टीचिंग मजबूरी से हो सकती है या टीचिंग के लिए जज़्बा होना चाहिए? अक्सर एक कोटेशन कोड होता था कि अभी भी कि जब कोई रिश्ता लेने आता है ना, उसमें बंदा टीचिंग कर रहा है, तो अच्छा इसके अलावा क्या करता है? ये एक मेंटालिटी चेंज हो गई है। तो जो कोई बंदा पहले कॉन्सेप्ट था आज से 7-8 साल पहले, जे कुछ भी नहीं कर सकते टीचिंग कर लो। तो आप इस बात को, इस सेंटेंस को किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करेंगे? डेफ़िनेटली अगर आप अर्ली 2000s में चले थे को, तो टीचिंग जो था वो प्रोफ़ेशन के तौर पे कोई भी जो है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। एज़ अ पार्ट टाइम। एज़ अ पार्ट है, जो अभी आपने कॉमिक जो है वो सेंटेंस यूज़ किया कि तर्जुमानी करो, खुद लोग रिश्ता लेने आते थे, तो उसे क्या कर रहे टीचिंग करता है, वो तो ठीक है, लेकिन कहता क्या था? तो ये तो 2000 तक बहुत ज़्यादा, और 2000 तक काफ़ी था, क्योंकि
टीचिंग प्रोफेशन के अंदर डेफिनेटली आप किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हो तो पहली चीज़ ये होती है कि अर्निंग कितनी, ठीक है। तो अर्ली 2000 तक अर्निंग जो थी इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा दी थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मीडियम्स आगे में है। इस इवन आपके मतलब मैं अगर बी का प्रिंसिपल अगर आपको बताऊं तो इवन आपके कई जो दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं वो भी इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कई डॉक्टर्स हैं जो कि टीचिंग की तरफ आए। बस हमारे कॉलेज के अंदर अलाइड मेडिकल साइंसेस के चल रहे हैं कोर्सेज चल रहे हैं। तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए होती हैं, हमें डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। मैंने अभी भी ऐड लगाया हुआ तो मेरे पास कई डॉक्टर्स की सीवीज आ गई हैं, 230 CV आपको रिसीव हो चुकी। जी, जिनमें से अगर टेक्नोलॉजिस्ट जो कि जाके आराम से जो है वो किसी हॉस्पिटल में एज ए टेक्नोलॉजिस्ट जॉब कर सकते थे, वो टीचिंग को प्रेफर कर रहे हैं। तो किसी ज़माने एक क्लियर जॉब ज़रूर थी कि इतना थी था, अभी नहीं धीरे कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है वो आप बाई चॉइस भी आ सकते हैं। जब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि 2016 में मैं अलम कॉलेज में था। तो मेरा स्टूडेंट था रिज़वान, उस बच्चे का नाम था। आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आपके साथ भी एक अदारे में उन्होंने पढ़ाया है। जी, जी, बिल्कुल मुझे याद आ रहा है। किया है। तो बच्चे ने हमारे पास अरब कॉलेज में उस बच्चे ने टॉप किया उस साल का, टॉपर बच्चा था। बदले वो हम कॉलेज के आलम की शाम की जो इवनिंग कोचिंग क्लासेस हैं आलम अकेडमी, उसमें भी वो बच्चा टॉपर था। नेक्स्ट ईयर जब हम लोग के इंटरेस्ट का प्रोग्राम भी अलग में चल रहा था, तो उस बच्चे को मैंने मोटिवेट किया कि बेटा ये इंटरेस्ट की तैयारी करो, आप टाइम नहीं वेस्ट करना आप में। तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि नहीं सर मैंने इंटरेस्ट नहीं दे रहा है क्या। मैंने कहा फिर ये था बेटा क्यों नहीं करना आपने, इंटरेस्ट क्यों नहीं करना। कह रहा सर मैं इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता। उस बच्चे के इतने मार्क्स थे कि वो आराम से किसी दी कैटेगरी की इंजीनियरिंग कर सकता, चाहे वो इलेक्ट्रिकल होती, मैकेनिकल होती, सॉफ्टवेयर होती, कोई भी होती वो कर सकता। इंजीनियर भी बहुत था। मैंने कहा बेटा करना है क्या आपने। सर मैंने टीचर बनना है। मेरी पूरी लाइफ में टीचिंग लाइफ में एक फायर वो स्टूडेंट मुझे नजर आया जिसने कहा कि मैं एक टीचर बाय चॉइस बना। वो बाय चॉइस बना, उसने मास्टर्स किया केमिस्ट्री के अंदर और आज वो कईयों का मेंटोर है। बल्कि बहुत एनर्जी है उस बच्चे के अंदर, अल्लाह ताला उसे और कामयाबी दे। तो अब जो बाय चॉइस भी बच्चे जो हैं वो सोच रहे हैं कि मैंने आपको अर्ज की ना कि एक वक्त था जब वो जो जुमला आपने बोला रिश्तों वादे तो देखिए अब जो है वो अगर आज के दौर में अगर किसी को बताया जाता है ये हमारा बच्चा उस्ताद है, तो उन्हें लगता है कि वाकई पिछड़ा बच्चा है वो अनहोद है, यानी रिश्ता मिल जाता है। आप डेफिनेटली आप बिल्कुल सही बात सुने हैं। सर, प्राइवेट सेक्टर को आप मैनेज कर रहे हैं माशाल्लाह। प्राइवेट सेक्टर आपके बाद 2 से 3 कैंपसेस हैं। मेन चैलेंज क्या है एज़ अ मैनेजमेंट, एज़ अ प्रिंसिपल आपको क्या चैलेंज लगता है? मेन जो डेफिनेटली जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फंडिंग तो होती ही ना दे, बिल्कुल ठीक है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर को कोई फंडिंग नहीं, शेयर जो होते हैं स्टूडेंट्स होती सी चीज़ जी। फंडिंग जनरेट आपने सेल्फ फंडिंग जनरेट हो रहती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही उस फंडिंग की जनरेशन के ऊपर आता है। जितनी फंडिंग ज़्यादा चीज़ें जनरेट होगी आप डेफिनेटली उतनी ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों में बेहतर जो है वो असाज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फंडिंग की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो नज़र आती है, फिर बाद में कंटेन नहीं हो पाते, सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है अदारों की। तो जिसकी वजह से आज का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही, वो टीचर्स की कंटेन है। वो उनकी कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है उसी उनके अदारे बेतहाशा खुलते जा बेतहाशा। तो टीचर को मैंने आपको अभी जिस तरह पहले बताया कि वो वाली सूरतें आनी जो कि अभी 2008 पेशेंट नज़र होती थी। अभी टीचर भी एक माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रहा है और उसके बाद मौके बहुत ज़्यादा। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, जैसे-जैसे अदारे बढ़ गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। टीचर्स के एक एक्सपीरियंस भी जो है वो रहता शुरू हो जाता है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जी, मैंने आपको स्टार्ट में अर्ज किया था कि आजकल के स्टूडेंट में डिसिप्लिन को कंट्रोल करना बहुत बहुत बड़ी सी बात है इसका। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि उस्ताद को किसी हद तक हमारे माशरे ने उस्ताद रहने नहीं दिया गया, नहीं हाथ बांधे गए, हाथ बांधे गए हैं। मैं किसी को
वाइंड अप नहीं करूँगा कि किसने वो हाथ बाँध दिए, लेकिन उस्ताद के हाथ बाँध दिए। जब उस्ताद के हाथ बंधे नहीं हुए थे तो आपका स्टूडेंट मुहज़्ज़ब था, वो उस्ताद की भी रिस्पेक्ट करता था, वो अपने वालिदैन की भी रिस्पेक्ट करता था। आज का दौर ऐसा आ गया हुआ है कि ना स्टूडेंट उस्ताद की रिस्पेक्ट कर रहा है, ना अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है। वजह क्या रही कि इन्हीं पेरेंट्स को किसी की ज़बरदस्ती नहीं देना चाहूँगा। इन्हीं पेरेंट्स ने आगे टीचर्स के हाथ बंधवाए कि नहीं जी हमारे बच्चों को कुछ ना कहा जाए। इस पर सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं एक अदारे में रहा हूँ, तो वहाँ पे केस आया था कि पेरेंट्स आए थे प्रिंसिपल के पास कहने के लिए कि आपके पीछे ने मेरे बच्चे को आँखें दिखाई हैं और वो बच्चा सहम गया, रात का खाना नहीं खाया उसने, तो टीचर को जो है वो शट अप हो दी। तो इस पे किसकी गलती है? अ, आप अगर इंटेलेक्चुअल्स देखें पाकिस्तान के अंदर, तो कितने इंटेलेक्चुअल्स आपने पैदा कर दिए 2000s के बाद। कोई मेरे नामों के डिफिसिट गनवाए, हाँ आपके 2000 से पहले और डॉक्टर अब्दुल सलाम भी पैदा किए हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी पैदा किए। क्या इन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो मैंने एक दो के नाम दिए, तो क्या है जिन इंटेलेक्चुअल्स को इनके साजन मुस्कान नहीं होगा, बहुत कुछ कहा होगा, बहुत कुछ कहा होगा। आज भी आप ये तो रह ही रही हैं। ऐसे लोगों से आप मुलाकात करें तो वो कहेंगे मैं हम लोग साथ के सामने अभी भी खड़े थे, मेरी टांगें कांप रही होती। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। और लेकिन तीसरा में क्या क्या हाथ बांध दिए गए हैं। एक एक बच्चा है, घर में गिलास है, नया नया गिलास लेके आई है माँ, बिल्कुल नया सेट लेके आई है, वाटर सेट लेके आई है, माँ लेके आई है, और बच्चे से वो गिर गया गिलास। तो गिलास चाहे वो किसी भी गिलास की मदर क्यों नहीं है, अभी भी उस माँ ने उस अपने उस गिलास के टूटने पे कुछ ना भी ज़रूर कहते, कुछ ना तो रिएक्शन देना, रिएक्शन कोई देना, जो है वो दर्द से भी रिएक्शन ज़रूर दे देना उसने। जी, ठीक है। तो गिलास टूटने पे तो रिएक्शन माँ दे देती है, वो सम पे माँ लगा भी देती है। लेकिन किसी बच्चे को उसके उस्ताद के पास जब भेजा जाता है, तू बड़ी से बड़ी गलती कर जाता है, तो उसे कहा जाता है कि तुमने बिल्कुल कुछ नहीं कहना। उसको शायद देना नहीं जाएँगे बच्चे को। अब जो है किसी वजह से आप जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो करिए बूमर, वो नहीं चाहिए डोरे, क्योंकि आपने उस्ताद के हाथ बाँध दिए हैं। उस्ताद के हाथ खोलें, उस्ताद हाँ, नो डाउट जो है वो कोई बुके बाँध के हाथ ऐसे भी हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे, उस्तादों भी लड़ से, उस्ताद भी इंसान है, उनसे भी गलतियाँ हुई। लेकिन उस्तादों ने ही अल्लामा इकबाल पैदा किए, बल्कि उस्तादों ने ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पैदा किए, उस बनाए उस्तादों ने ही डॉक्टर अब्दुल सलाम ना पाकिस्तान के ये कि ये उस्तादों ने ही बनाए थे। तो वो उनसे गलतियाँ होती हैं। आप थोड़े-से चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, लेकिन मुकम्मल तौर पे उनके हाथ ना बाँधें। इसी वजह से आजकल की जनरेशन नहीं ट्रैक हो गई है। क्योंकि वो पेरेंट्स के हाथ में नहीं रही, एक मीडियम होता था उस्ताद का, जी, कि पेरेंट्स सोचते थे उस्ताद के पास चले जाते थे, अब उस्ताद के हाथ में भी नहीं रहा। तो ये बिल्कुल जो अ, हमारी जो जनरेशन है, अब किसी के कंट्रोल में नहीं रही है। इसी वजह से खराबियाँ ग्राम माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं कि उस्ताद का रोल बिल्कुल मिनिमाइज़ से मिनिमाइज़ कर दिया है। सर एक और चीज़ के जो जनरेशन जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, आजकल बड़ी कॉमन इनके अंदर जो है बीमारियाँ आ गई, बीमारियाँ वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, प्रेशर, जली ले लेना। तो अगर ये देखा जाए, इसकी हिस्ट्री देखा जाए 2018 के बाद से ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं मार्केट में। सर इसकी क्या रीज़न है? इसलिए सबसे बड़ी रीज़न तो आपके जो ये कैरियर है, जो कि मोबाइल कैरियर चिपटे है, बच्चे के पास टाइम ही नहीं है। बच्चे के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम किस चीज़ के लिए, इस कैरियर को देने के लिए टाइम। वो उसे नहीं पता उसका भाई क्या कर रहा है, उसे नहीं पता उसकी बहन क्या कर रही है, उसे नहीं पता कि उसके माँ-बाप क्या कर रहे हैं। वो जब उन्हें टाइम नहीं दे रहा, वो टाइम कहीं न कहीं तो उसे यूटिलाइज़ करना है ना। वो उधर बाय जूस कर रहा है, वो किसी से फ्रेंडशिप कर रहा है, उधर से एंग्ज़ायटी उसे आ रही है, उसने उसे कहीं न तो वो अपने माइंड को कहीं न कहीं तो यूज़ करना है। बैक हो रहे पहले वो बच्चा स्कूल से आता था, सबसे पहला काम क्या होता था, माँ से मिलना, उसमें एक पूरे दिन की सारी बात कहानी शेयर पहले की जाती है। अब तारसिस ए टू ज़ेड बताई जाती है, मैं भी बताता था, आप भी अब गुनाहों को बताते होंगे, अब नहीं है ऐसा। अब आते था मेरा मोबाइल किधर है?
बार बिल्कुल सबसे पहले चेक किया जाता है कि देखिए स्टेटस क्या है, फलाना क्या है, फलाना क्या है, फलाना बाहर नहीं है, खिलाफ क्या है, उधर से एंग्जाइटी पैदा होनी है। मसलन आपने एक बच्चे ने इतने अपनी तस्वीर भी अपलोड की हुई है, इसमें लाइक्स आ गए, उस पर लाइक्स का माए एंग्जाइटी पैदा होगी। और उस पर लाइक्स आए हैं, लेकिन किसी ने पे आपको ज्यादा पता है वो डिफरेंट स्माइलीज होती है, वजह वो रीजन इमोजीज उन्हें किस नेगेटिव इमोजी कर दिया, उसकी दायित्व की लादा है। किसी ने तो कमेंट कर दिया और वो उसी के तरफ हुआ। आप बच्चा कोई भी उसके अंदर हुआ है, बच्चे को नहीं पता। मेरी बहन भी है, कल कहने बहनों से बात होती थी, मैं हूँ, मैंने मेरे साथ ग्रो अप हुई, मेरी बड़ी सिस्टर थी, हम दोनों घंटे घंटे आपस में खेला करते थे, लड़ा भी करते थे। मदर ने उन उसी लड़ाई को जुड़वाना भी हमको की टाइम बड़ा प्यारा निकल रहा होता, कोई एंग्जाइटी नहीं होती थी। वो पता नहीं किसी बस कितनी कितनी लड़ाइयाँ बहन भाइयों में हो जाती थी। और आज ये है कि उन्हीं बहन के साथ मेरा सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग है। लेकिन आजकल के आप बहन भाइयों में देखिए बॉन्डिंग बहुत कम होने लग गई है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो आपस में चलना कैसे है। यानी डिवाइसेस जो हैं वो मेंटली के साथ फिजिकली भी इफेक्ट। हमारे रिलेशंस तो ऐसे हमारे रिलेशंस खत्म हो चुके हैं। ओके, हमारे सिर्फ हमारा एक जनरेशन है न्यू जनरेशन के अंदर, और वो है सोशल मीडिया। और ये जो गैजेट्स हैं आप लोगों के, जो लैपटॉप्स हैं, सारी जनरेशन इसी के अंदर चली गई थी क्या। और कोशिश करनी चाहिए थी कि किसी तरीके ड्रीम का टीचर हमारे लिए सर क्या होना चाहिए इन जनरेशन को गाइडलाइन देने के लिए? एज ए टीचर हमारे भी कुछ रोल्स होने चाहिए। तो आपके स्ट्रेटजी में क्या एज अ टीचर के बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ इनरोल करने के लिए कि गैजेट यूज़ करें? सर आज की नीड है, हम करो नहीं सकते, लेकिन आप क्या इस हमारा आसारी खान साहब, अगर आपने अपनी इस जनरेशन को इनके से बचाना है, जिस चीज़ से बचाना है, तो आप फिजिकल स्पोर्ट्स के अंदर देखिए हैं। मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो रहेगा गवर्नमेंट से कभी तक, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट की बात नहीं की कि बच्चों के अंदर आज की जनरेशन को अगर आपने बचाना है तो जो फिजिकल स्पोर्ट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इंगेज करते हैं। हमारे किसी भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े अदारों में पहले बहुत ज़्यादा गेम बेस्ड एडिशन हुआ करते थे, कोटा हुआ करता है स्पोर्ट्स इतना स्वच्छ कर रहा। इस ज़माने मैंने भी स्पोर्ट्स कोटे में भी एक एडमिशन लिया था अपनी कॉलेज में, अब बिल्कुल भी नहीं है। आप भी स्पोर्ट्स के इंचार्ज रहे कंबोडिया कॉलेज में, तो आप जब टीम्स बनाया करते तो बच्चे निकलते ही नहीं थे, चलते ही नहीं थे, लास्ट ईयर जब आ गया नजर। और हम लोग सुबह क्रिकेट खेलते जाते थे, रात तक अब क्रिकेट ही खेल दिया करते थे। अब आपको क्रिकेट भी नहीं मिल रही है, हॉकी तो बहुत दूर की बात हो गई, बात स्टैमिना नहीं रहा वो। आपने बच्चों को अगर आज के बच्चों को किसी तरीके से एंगेज करना है और इन चीज़ों से दूर करना है, तो इन्हें फिजिकल स्पोर्ट्स के अंदर ले चलें। अब फिजिकल स्पोर्ट्स में कैसे लेके जाएँ कि आप फिजिकल स्पोर्ट्स में आप एडमिशन्स के लिए आजकल जो अदारे कर देते हैं, अब तो स्पॉट वगैरह थोड़ा-सा कम हो गया है, कि जो टॉपर्स हैं उन्हें गाड़ियाँ दे दी जाएँ कि इतने स्कॉलरशिप दे दी जाए कि इतना ये कर दीजिएगा, इतना ये कर दीजिएगा। आप हर एक प्राइवेट अदारे को, हर गवर्नमेंट अदारे को फिक्स कर दें कि जनाब आपने इतने-इतने बच्चे इस स्पोर्ट्स के रखने ही रखने हैं, हर हाल में रखने हैं और मेरिट बेस पे रखने हैं। जब बच्चों को पता होगा कि एक बहुत बड़ा कॉलेज है, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं कॉलेज है, उसमें हॉकी के 10 प्लेयर रखने ही रखने हैं, 11 प्लेयर रखने ही रखने हैं, उसमें कंपल्सन है। तो डेफिनेटली बच्चा हॉकी परचेज़ करेगा, हॉकी खेले एक्टिविटी करेगा, फिजिकल एक्टिव बच्चे अभी भी हैं बाज़ कॉलेजेस या ना गवर्नमेंट सेक्टर के जो कि, लेकिन वो नहीं है, उसरा नहीं है। हमें नहीं पता कौन ले जाता है वहाँ पे एडमिशन। तो अगर स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व कर लिया जाए और ग्रास रूट लेवल से इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो आई होप सो कि जो है इस जनरेशन को बचाया जा सकता है। क्योंकि जो फिजिकल स्पोर्ट्स हैं वो कभी भी आपके मेंटली इंटेलेक्चुअल पार्ट को जो है उसे ख़राब नहीं करती हैं। आपके जो गैजेट्स हैं, ये तो आपके इंटेलेक्चुअल पे ही सीधा डालती हैं। आपके कई स्पोर्ट्स में बहुत बड़े बहुत एजुकेटेड रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, फिर नाज़रीन नस्ली से कह रहे हैं। तो क्या डेफिनेटली, तो अगर अभी एंगेज करना चाहते हैं अपनी इस जनरेशन को, तो गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट सेक्टर लेवल पे भी स्पोर्ट्स जो है उसे एंगेज किया जाए। उम्मीद है आपके सजेशन को इकोनॉमी सेक्टर के पर्सन सुन लें। तो सर अभी आपने एक बात की एडमिशन की,
तो बीइंग अ प्राइवेट सेक्टर और आपने बोलिया कॉलेज में वो भी 2 से 3 कैंपस आपके अंडर है। तो सर उसमें आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं? जैसे रिसेंटली मुझे याद है आपने 3 साल मार्केटिंग भी की है डोर टू डोर। तो माशाल्लाह आपकी एक ये भी ख़ासियत है कि आपने किसी भी टाइप की मार्केटिंग से बैकफिट नहीं हुए। इनफैक्ट मुझे वाक़या याद है कि स्ट्रिकलिंग का रात को 3 बजे कोई मुलाकात हुई है आपसे कॉलेजेस के बाद। तो सर चैलेंज है कि बच्चों को प्राइवेट सेक्टर तक लाना और बच्चों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ मदऊ करना क्यों? रीज़न गवर्नमेंट सेक्टर्स भी तो हैं। अनडाउटेडली गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जो हैं अ, वो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जिनमें प्रोफेसर फरहान साहब हैं, फिजिक्स के मेरे मेंटोर प्रोफेसर शाहिद साहब हैं। ठीक है जी, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं प्रोफेसर आसिफ भट्टू साहब हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत शानदार काम हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में मैंने आपको स्टार्ट किया था कि फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जिसके लिए कि बाद में हम लोगों को डेफिनेट मार्केटाइज करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को, और आजकल की दुनिया ही मार्केटाइज की मार्केटिंग की है। तो मार्केटाइज़ करके अपने आप उसे प्रोडक्ट का नाम तो ना दे दीजिए, क्योंकि लेकिन क्योंकि जो इस टाइम तो चल रहे के जो नॉर्म्स चल रहे हैं वो भी इसी तरह के वर्ल्ड चल रहे हैं, फील्ड हो गया सारा। तो लेकिन जो है अगर आप मार्केटाइज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को या अपने कॉलेज को, तो डेफिनेटली फिर ही आपके पास जो है वो एडमिशन्स आ रहे हैं। अदरवाइज़ जो है वो दूसरा ज़्यादा बेहतर मार्केटाइज़ करके आप लोग से एडमिशन ले करते जाता है। इस साल बहुत ज़्यादा टफ ईयर था प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, बहुत टफ था एडमिशन्स को करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑलमोस्ट अपने टारगेट से करीब पहुंच गए, जिसमें मेरी पूरी टीम का बहुत ही ज़्यादा या आपकी स्ट्रैटेजीज़ और बड़ी यूनिक थी। इन टच में रहा। जी, 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 बहुत ही ज़्यादा मेरी जो टीम थी उसका बहुत अ, काम था। उन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की। मेरे जो हमारे सीनियर्स थे जो लेके चल रहे थे, डॉक्टर नासिर साहब थे, बाबर साहब थे, उनकी जितनी भी राह थी बहुत फ्रूटफुल रही। लेकिन इस दफ़ा हमें बहुत टफ कंपटीशन था। सिर्फ मैं तो कहूँ कि कनौरिया कॉलेज के बाकी भी जो सराउंडिंग में कॉलेज थे वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अ हमें कंपटीशन का सामना करना पड़ा। वजह क्या रही, इस दफ़ा जो था बहुत ज़्यादा स्पाइक का सामना करना पड़ा तमाम पैरासाइटो के कोर्सेज़ को। उसकी मेन वजह जो रही वो रही गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में लास्ट ईयर्स में एडमिशन उस तरह नहीं हुआ करते थे जिस तरह के इस साल हुए हैं, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूँगा। क्रेडिट जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पे जो वज़ीर तालीम है हमारे पारस असकदर रियाज साहब, जिन्होंने बहुत तेज़ स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस की कि बच्चों को लैपटॉप्स की जो स्कीम दी उन्होंने 80% से ऊपर आई, उससे की ऐसी हैं इतनी है या इससे कम ज़्यादा हो भी सकती है। उस स्ट्रेटजी से जो जिस एरिया में हम लोग शुरू ऑफ कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं जिस एरिया में, उसमें 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस आ रहे हैं, बल्कि 3 आ रही ना, और तीनों के तीनों जो है अपनी सीट्स हैं पहली ही बेस में फुल कर चुके हैं। मतलब बल्कि एक दो था उसमें सेकेंड लिस्ट लगी ही नहीं थी। तो वो मैं क्रेडिट देता हूँ करंट गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रेटजी की। अच्छी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में डी एडमिशन है। फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा अपने वॉशिंगटन के ए मिनिस्टर जो है वो जो पॉजिटिव कंपेनी कर रहा हो पहली दफा थोड़ी सी मार्केटाइज वही बात तो जस्ट ठीक कास्ट लगे मार्केटाइज बेहतर किया जाए, तो एडमिशन जो आपने कहा था कैसे दिया जा सकता है। तो बहुत टफ टाइम दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट नहीं दे रही थी टफ टाइम प्राइवेट सेक्टर, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एडमिशन थे। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना दायरा जो है उसने इस टफ कंपटीशन के बावजूद जो है स्ट्रेटजीज ऐसी रही। मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत वर्कआउट था। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं नासिर साहब है, साथ बाबर साहब हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट स्टार्ट से ही किया हुआ था। फिर टीम है जो अपनी मेरी टीम थी उसने बहुत अच्छा किया और बहुत आसान नहीं अपने से, और कॉपरेट बहुत ज़्यादा किया, और एफर्ट है तो आप आउटपुट में जमा शुरू। और मैं उस टीम में इम्पोर्टेंट टू हायर अथॉरिटीज़ मैं अपने ऑफिस बॉय हसन से बे के मैं
टॉप मैथमेटिक्स यूट्यूब पावर साहब है उन सबके जो जितनी भी उन्होंने उनकी एफर्ट्स हैं उनके मैं अप्रिशिएट करता हूँ और शुक्रगुजार और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कंपटीशन के में भी इतना टफ कंपटीशन में भी हम लोग को बहुत बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह सर एक सवाल, 2019 के बाद एक न्यू था एमडी कैट, ई कैट, एंटी डेस, वो आजकल बड़ा इफेक्ट हुआ है कि आज के दौर में पहले बच्चे क्या करते थे, एफएससी मेडिकल, एफएससी इंजीनियरिंग। यदि हमने गवर्नमेंट सेक्टर की बात की है तो इस दफ़ा मेरिट आईसीएस का ज़्यादा है। रीज़न ये कि हर बच्चा क्या करना चाह रहा है, सीएस, आईटी, एससी, चाहे वो मेडिकल का भी है। तो कुछ बड़े बड़े अदारे थे जो एंटी डेस में नाम आते हैं, नो डाउट के अदारे के आप भी हिस्से हैं और आपने उस चीज़ को बड़े बखूबी से मैनेज किया एंटी डेस कॉलम में। तो आपको ये क्या रीज़न नज़र आई है कि एंटी टेस्ट जो है वो डाउनफॉल की तरफ गया है कुछ ऐसे में कि बच्चे ज़्यादातर जो मूव ऑन हो रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, मेडिकल वाले भी। तो सर ये इफेक्ट एंटी टेस्ट की क्वालिटी लोग इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा रहे। एक कंसेप्ट क्रिएट हुआ है कोविड के बाद, आपको भी आइडिया है, फ्रीलांसिंग। तो लोगों को ये लगता है कि अगर हम सीएसआईटी डिपार्टमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, हमारी डिग्री सीएसआईटी डिपार्टमेंट में होगी तो हम फ्रीलांसर बनेंगे। तो सर आप इसमें क्या कहेंगे कि किस तरीके से एंटी डस्ट इफेक्ट हुए हैं? एंटी टेस्ट इफेक्ट जो हुए हैं उसकी मेन रीज़न है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे बहुत बढ़ गए, हर साल बढ़ते गए। हमारे नंबर ऑफ़ जो इंस्टीट्यूशंस थे वो मे बी के राउंड अबाउट 2008 से 13 के दरमियान को 5-6 लॉन्च हुए हमारे मेडिकल कॉलेजेस जी, और उसके बाद नहीं हो सके जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी वो कांस्टेंट रही, लेकिन फ्लो ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जब फ्लो ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जो मेरिट था वो बहुत क्लोज होता गया और 100 के करीब क्या ठीक है 98, 99, 96, 97 तो बच्चा बहुत डिप्रेशन का शिकार हो सा गया। इवन मेरे दो भाइयों ने इस साल मैट्रिक किया, बहुत शानदार मार्क्स दिए। उन्होंने अपनी सिस्टर को कहा कि मत करवाएं इन्हें मेडिकल की तरफ ना लेके जाएं क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई ग्रेड कंपटीशन इस सेंस में क्रिएट होगा। बच्चा अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी डॉक्टर बनना चाह रहा है तो लेकिन बच्चों का फ्लो इतना ज़्यादा है कि वो ने जो अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। कॉलेजेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या तो नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ जाएं तो डेफिनेटली बच्चों का फ्लो जो है वो दोबारा से उस तरफ आ जाएगा। इसी वजह से क्योंकि आपने सीएस की बात की है, सीएस में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है जी। सीएस में आप अगर पब्लिक सेक्टर नहीं भी आपको उठा रहा तो आपकी डिग्री जो है वो प्राइवेट सेक्टर कम्पीट करवा रहा है और ये स्किल की डिग्री है। बच्चे को वो रटों की तरफ नहीं जा रहा होता, स्किल की डिग्री के, और बच्चा इसको स्किल के तौर पे जब वो ग्रेजुएशन में चला जाता है तो मैच्योर इनफ हो जाता है तो वो स्किल भी देके निकल रहा है 4 साल के बाद। और वो जिस आपने फ्रीलांसिंग की बात की, फील्ड बहुत ज़्यादा नहीं रही है। आप सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाते हो, आप फ्रीलांसर और जैसे आप अपने सर पर सोल लेते हैं तो जिसकी वजह से बच्चा भी आईसीएस की तरफ मूव कर गया। आपने भी इंटरेस्ट की बात की है कि इनमें एडमिशन्स क्यों कम हो रहे हैं या क्यों बच्चा कम जा रहा है, क्योंकि इनमें जाता क्यों था, जाता क्यों था, क्वेश्चन नहीं ये था। अगर पिछले दिनों में भी बात हो रही थी इस मौजूद पे, जाता क्यों था, जाता इसलिए था क्योंकि बच्चा नंबर्स लेने आता था। नंबर्स ठीक है, नंबर गेम्स के मुश्किल मास्टर नंबर्स के पीछे भागता था। तो जब नंबर के पीछे भागता था तो ये एक इंस्टीट्यूशन जिनकी आप बात कर रहे हैं इनमें जाके वो एमडी गार्ड के लिए ई गार्ड की तैयारी करता था। अब क्योंकि बच्चा मेडिकल की तरफ जा ही बहुत कम रहा है। बिल्कुल और जिस फील्ड की आपने सीएस की बात की उसमें इतनी ज़्यादा सैचुरेशन है कि बच्चे को मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं है। सर इंजीनियरिंग भी इफेक्ट हुई है। बट डेफिनेटली अफेक्ट इसी सेंस में मैंने आपको कहा कि हुई है कि इधर नंबर्स की गेट थी। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर आपको एक ख़ास जो है वो मार्क्स लेके जाना पड़ता है, फिर ख़ास एफर्ट लगा के आप एडमिशन को क्लियर करते हो। सीएस कंपेरेटिवली इजी रह गया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भरमार है ठीक है। और ये स्किल की दी थी जी, स्किल की तो स्किल जो है आप प्राइवेट सेक्टर से भी रह सकते हो और गवर्नमेंट सेक्टर से भी हो सकता है कि क्यों प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छे स्किल दे रहा हो सीएस के अंदर, तो जिसकी वजह से सीएस की तरफ रुझान पड़ गया और डिक्लाइंड हो गया हमारा। ये इंजीनियरिंग सर्विस वो डिक्लाइंड हो गई और
मेडिकल जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो रेशियो जो है वो मेल स्टूडेंट्स की बहुत कम रह गई है आपके मेडिकल के अंदर। कंपैरेटिवली गर्ल्स अभी भी अचीव कर रहे हैं माशाल्लाह। तो कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी फंस रही है मेडिकल में, दो जारी लड़के ना सर अभी से सर अगर आप इसे बेहतर करना चाह रहे हैं तो हुकूमत को डेफिनेटली आगे आना चाहिए और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और बनाने चाहिए कि या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएं। अगर रिफ्रेश था उन सोचों में हालांकि बच्चे एफ एस में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अब चल रहा है कि बच्चे एफ एस सी के अंदर एडमिशन देने के बावजूद जो है नंबर लेने के बावजूद आपके मेडिकल कॉलेजेस के तहसील नहीं देती हैं और वो शिफ्ट हो जाते हैं। कंपस भी कुछ ऑफर्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स सी एस टी तरफ ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो कंपेरेटिव भी आसानी से उसमें एडमिशन मिल जाते हैं, डिग्री कंपस हो जाती है। सो मैं मेरी रिक्वेस्ट हो कि गवर्नमेंट से कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएं, जिसको बच्चों को डिप्रेशन में ना जाने दें और कोशिश करें कि इसी गवर्नमेंट ने जैसा मैंने वो 2008 से 13 के दरमियान कहा कि नए मेडिकल कॉलेजेस बने, ये गवर्नमेंट दोबारा कोशिश करे और नए मेडिकल कॉलेजेस तमीर करे ताकि बच्चा जो है डिप्रेशन में खा जाए। सर अगर आपको एक दिन के लिए इख्तियार दे दिया जाए लाइक कि सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपने लीड करना है तो आप ये क्या स्ट्रेटजी होगी? मेरी स्ट्रेटजी की होगी मैं जो करंट हमारे वज़ीर हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक कदम उठाया था, लेकिन कुछ बीच में मैं वर्ड ही यूज़ करूँगा कि लोग बीच में इंटर हो जाते हैं। हमारा अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतरीन बनाना है तो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए और वो ग्राउंड लेवल से होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल से होना सस्पेंड बेहतरीन। हमारी हम लोग 1 to 8 प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बतौर आदमी मैं खुद प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा हूँ, मैं बिल्कुल भी उसके खिलाफ नहीं। लेकिन फ्रॉम 1 to 8 हमारा एवेल्यूशन का सिस्टम ही कोई नहीं है। किसी ज़माने में फ्रॉम 1 to 5 बच्चा स्कूल के पेपर देता था, 5 में जाके भी बच्चा कोर्ट के देता था, बाद में हेस्ट के भी होते थे। अगर जो मैंने मिनिस्टर साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की। अगर उसे इम्प्लीमेंट कर जाएँ वो और सब पे लाज़म कर दें कि फिज़िक्स के भी पेपर बोर्ड के ऑटोनमस बॉडी होनी चाहिए, जिस तरह लॉ बोर्ड है या चीज़वान बोर्ड है, तो ऑटोनमस बॉडी बनाए जो कि हर हालत में फिफ्थ के एग्ज़ाम लिए जाए। जी, हर हाल में गेट से एग्ज़ाम लिए जाए, असेसमेंट बेहतर हो जाए और पासिंग ग्रेड आप बेशक कम करें, लेकिन आप प्रॉपर एक एग्ज़ाम हो और जो भी आपने ग्रेड रखा हो, उसे पास करें तभी वो क्लास 6 में जाए, तभी वो क्लास 9 में जाए। तो आप नीचे से ग्रास रूट लेवल से जब करेंगे तो बच्चा जो है वो जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि गैज़ेटों के अंदर जो पड़ गया हुआ है, उससे बाहर निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त का। आपने इतने बिजी रूटीन में, क्योंकि मुझे आइडिया है कि एडमिशन का सिनेरियो है, सुबह शाम आप बिजी हैं, तो आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ पैगाम? मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुज़ार है, ठीक है? आपने मुझे मौका दिया और मैं पहली दफ़ा ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे बात करने का आपकी टीम का, आपकी बॉडी टीम का आधा घंटा आपकी बॉडी टीम ने माशा कभी किसी माइक को ऊपर कर रहे हैं, कभी किसी कैमरे को सीधा कर रहे हैं, उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं जितनी भी जिसकी मुकाम पे पहुँचा हूँ मैंने अभी इस पूरे पॉडकास्ट में उसका ज़िक्र नहीं किया और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपनी माँ की दुआओं की वजह से उसको बेकार कुछ दूसरे माँ पैदा मंथ पहले वो मैं उम्र से बिछड़ गई, लेकिन उन्हीं की दुआओं की वजह से आज अगर आप मुझे ये कोई थी तो उन्हीं की दुआओं से है। तो मैं अपने व्यूवर्स को, आपके व्यूवर्स को, अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ यही कहूँगा कि मेरी मदद के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आने करे और आने का बहुत इसी के साथ पॉडकास्ट का एहतमाम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट के साथ जल्द मुलाकात होगी नए न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई राय है, कुछ सजेशन है तो कमेंट्स में आप दे सकते हैं। और इससे इस बार मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।